बच्चों, आप लोग सोच रहे होगे कि आज मैं खुले में क्यों बैठी हूँ। दरअसल आज का हमारा विषय जो है, हमारी विधा जो है, वो एक स्वतंत्र विचारों की विधा है बच्चों। ये स्वतंत्र विचारों की विधा होने के नाते मैंने सोचा बंद कमरे में क्लास लेने की बजाय आज हम खुले में बैठते हैं, ताकि हमारे विचार भी जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक आए। जी हाँ, आज की हमारी विधा है निबंध। बच्चों, निबंध लेखन में ना गद्य जैसी कोई सीमा होती है, न पद्य जैसा कोई बंधन होता है, और ना ही व्याकरण जैसे कोई नियम होते हैं। तुम्हारे तुम्हारे विचारों में या तुम्हारे मस्तिष्क में किसी विषय को लेकर जो भी विचार आते हैं, वही हो जाता है तुम्हारा निबंध। एक और बात तुमसे कहनी है बच्चों, निबंध जो है वो तुम्हारी हिंदी के पेपर में सबसे अंतिम प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5 का ई, जो सबसे अधिक अंकों के लिए होता है। ये 7 नंबर के लिए होता है बच्चों। तुम 1 नंबर के लिए इतनी मेहनत करते हो, लेकिन मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि वो निबंध विषय को क्या करते हैं, उपेक्षा की तरह करते हैं, जैसे कि हम तो निबंध लिख लेंगे। लेकिन नहीं बच्चों, जहाँ एक एक नंबर इतना महत्वपूर्ण है, वहां 7 नंबर के प्रश्न को यूं क्यों छोड़ना। चलिए ऐसी तैयारी करते हैं कि ये 7 का 7 नंबर हमारी मुट्ठी में रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की हमारी विधा, जिसका नाम है निबंध। बच्चों, निबंध लेखन हर एक विषय का अपना एक शाब्दिक अर्थ होता है। कोई भी शब्द हो, उसका शब्द यूं ही नहीं रखा जाता, उसके नाम यूं ही नहीं रखे जाते बच्चों। उन सभी शब्दों का एक अर्थ होता है। जैसे तुम्हारा नाम भी रखा गया होगा, तो तुम्हारे माता पिता ने तुम में वो गुण देखे होंगे जिसकी वजह से तुम्हारा ये नाम रखा गया। वैसे ही निबंध का शाब्दिक अर्थ या निबंध का अर्थ देखो क्या होता है। निबंध बच्चों 2 शब्दों के मेल से बना है। निबंध में पहला शब्द जो नी तथा बंध, इन दोनों शब्दों का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से गठित या पूर्ण रूप से बंधा हुआ। जो पूरे विचार या पूरे विषय जो है वो पूर्ण रूप से एक रचना में, एक रूपता में गठित होते हैं, एक रूपता में बंधे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं निबंध। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे बच्चों, तो तुम्हारा निबंध बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। जैसे प्रारंभ, विषय, विस्तार, समापन। तुम्हें क्या करना है, इस क्रम से अपने निबंध को लिखना है कि सबसे पहले तुम्हारा प्रारंभ अर्थात पहला परिच्छेद, पहला पैराग्राफ जो आता है वो महत्वपूर्ण होता है। उसके पश्चात आता है तुम्हारा विषय विस्तार, जिसमें तुम्हारे 2 से 3 परिच्छेद हो सकते हैं, और अंत में आता है तुम्हारा समापन। और किन बातों का हमें ध्यान रखना है, जिससे विषयानुरूप का प्रयोग किया जाए। जो भाषा होती है वो विषय के अनुसार होती है। कई बार ऐसा होता है कि तुम निबंध, चूंकि बहुत लंबा होता है, इसलिए तुम लिखना शुरू करते हो कोई एक विषय, लेकिन लिखते लिखते पहुंच जाते हो किसी अन्य विषय पर। तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, विषय के अनुरूप ही होना चाहिए। भाषा प्रवाही, रोचक और मुहावरेदार हो। उस निबंध में वजन पड़ता है, वो निबंध जो है वो रोचक लगता है, जिसमें मुहावरों का प्रयोग किया जाए। भाषा कैसी हो, रोचक ली जाए। विचार स्पष्ट तथा क्रमबद्ध हो, अर्थात तुम्हारे जो विचार है वो स्पष्ट हो, वो उलझन न पैदा करे पढ़ने वाले को। वो तुम्हारे विचार कैसे होने चाहिए, स्पष्ट समझ में आने चाहिए। निबंध में कम से कम 4 अनुच्छेद जरूर हो बच्चों। जैसे कहानी में कम से कम, कहानी में कहा गया है कि 3 पैराग्राफ जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही निबंध लेखन में कम से कम 4 अनुच्छेद होना चाहिए। पहली तुम्हारी प्रस्तावना, 2 से 3 अनुच्छेद तुम्हारा हो गया विषय विस्तार में, और अंत में एक हो गया तुम्हारा समापन। अगला देखते हैं, निबंध की भाषा शुद्ध, सुवाच्य तथा वर्तनी कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। जी हाँ बच्चों, और निबंध का मध्य भाग जो होता है वो मुख्य होता है, क्योंकि इसी मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन, मतलब विषय अपने अनुरूप चलता है। अंत में आता है निबंध का समापन, विषय से संबंधित हो। कई बार शुरुआत में कोई और निबंध होता है, लेकिन उपसंहार किसी और विषय पर हो जाता है, तो ये न हो। विषय का समापन कैसा होना चाहिए, विषय के अनुरूप होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों निबंध के प्रकार।
निबंध के प्रकार जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में या जो भी निबंध के प्रकार हैं वो कुल 5 प्रकार के निबंध है। पहला है आत्मकथनात्मक निबंध, दूसरा आता है वैचारिक निबंध, तीसरा है वर्णनात्मक निबंध, चौथा है चरित्रात्मक निबंध, पांचवा है कल्पना प्रधान निबंध और इस तरह से टोटल तुम्हारे हो गए निबंध के कुल 5 प्रकार। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बच्चों आत्मकथनात्मक निबंध किसे कहते हैं। आत्मकथनात्मक निबंध वह निबंध होता है बच्चों जिसमें आत्मकथा, जैसे तुम अपने आत्मा की कथा, अपने स्वयं की कथा बता रहे हो, जो भी विषय दिया जाएगा वो तुम स्वयं बन जाओगे, अर्थात मैं से शुरुआत करोगे। इसमें कैसे होता है, जैसे किसी भी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को रखना है। जैसे किसी वस्तु पे हो गया, जैसे तुम्हें आ गया विषय की फटी हुई पुस्तक की आत्मकथा, तो तुम्हें क्या बनना है, फटी हुई पुस्तक, कि मैं एक पुस्तक हूँ जो आज कैसी स्थिति हो गई है, फटे चिथड़े समान हो गई हूँ। या फिर प्राणी पर है, जैसे घायल शेरनी की आत्मकथा आ गई तो तुम क्या बनोगे, घायल शेरनी। फिर आता है अगर तुम्हें पंछी पर, जैसे पिंजड़े में बंद पंछी की आत्मकथा तुम्हें बतानी है, तो पिंजड़े में बंद पंछी की जो जो विचार होते हैं, जो जो तकलीफें होती हैं, वो बनकर तुम्हें ये आत्मकथा जो है निबंध पूर्ण करना है। आ जाता है किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं को स्थापित करना, जैसे मान लो घायल सैनिक की आत्मकथा तुम्हें आ गई, तो तुम क्या बन जाओगे, घायल सैनिक, और घायल सैनिक के अनुसार ही तुम्हें पूरा निबंध जो है लिखना है। दूसरी बातों का ध्यान रखना है बच्चों, आत्मकथानक निबंध की जो भाषा होती है वो प्रथम पुरुष में होनी चाहिए, प्रथम पुरुष अर्थात एक वचन में होनी चाहिए, मैं। ये शुरुआत, ये पूरा जो है निबंध तुम्हारा मैं से रहे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ, इसके अनुसार होना चाहिए। ये होता है आत्मकथनात्मक निबंध, अर्थात किसी भी वस्तु, प्राणी, पक्षी, व्यक्ति के स्थान पर खुद को रखना है और उसकी पूरी आत्मकथा जो है वो लिखनी है। अगला आता है हमारा वैचारिक निबंध। वैचारिक निबंध अर्थात बच्चों विचारात्मक निबंध, जिसमें तुम्हें सोचना पड़े, विचार करना पड़े। जैसे कोई भी समस्या हो, उस समस्या पर तुम्हारे विचार, तुम्हारे मुद्दे, तुम्हारे मतों के अनुसार जो तार्किक प्रस्तुति होगी, वही होता है वैचारिक निबंध। जैसे मान लो कि इसमें कोई वर्णन करना हो, कोई कथन करना हो, कोई कल्पना करनी है, ये सब नहीं है। वैचारिक निबंध न तो वर्णन है, न तो कथन है, न तो कल्पना है, बल्कि बच्चों कोई भी विषय है, कोई भी समस्या है, उस पर तुम्हें बताना है अपने विचार, और वो विचार यूं ही काल्पनिक ना हो, तर्क संगत हो। जैसे प्रदूषण एक समस्या, तो हमारे पूरे पर्यावरण में प्रदूषण जो समस्या है किस चीज से होती है, क्या क्या उसके कारण है, क्या क्या उसके उपाय हैं, ये तुम्हें अपने निबंध में सम्मिलित करना पड़ेगा, अर्थात वो विचारों पर आधारित होगा। तो ये हो गया वैचारिक निबंध। अगला तुम्हें जो पूछा जाता है वो है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक अर्थात वर्णन करना। जैसे कोई भी घटना है, कोई भी स्थान है, कोई त्योहार है, कोई प्रदर्शनी है या प्राकृतिक दृश्यों की तुम्हें क्या करनी है, वर्णन करना है। अब कोई भी स्थान है, मान लो तुम्हें आ गया कि ताजमहल की सैर, अब तुम्हें ताजमहल की सैर पर वर्णन करना है कि तुम कभी घूमने गए हो और तुम उस सैर किस प्रकार की हो, तुमने अपनी यात्रा कैसे की, तुमने क्या क्या देखा वहां पर, तुमने वहां पर कौन सी ऐसे रोचक चीजें देखी है, कौन सी ऐसी विशेष वस्तु देखी है या विशेष दृश्य देखा है, उसका तुम्हें क्या करना है, संपूर्ण वर्णन करना है। या आ जाते तुम्हें किसी त्योहार पर, तुम्हें उस त्योहार का पूरा वर्णन करना है। जैसे तुम्हें आ गया प्रदर्शनी, प्रदर्शनी अर्थात एग्जीबिशन जो लगता है, जैसे पुस्तक प्रदर्शनी, तुम्हें पुस्तक प्रदर्शनी की चर्चा करनी है, तो तुम बताओगे कि ये पुस्तक प्रदर्शनी कहाँ पर लगी है, यहाँ पे कौन कौन लोग सम्मिलित हुए हैं, और इस पुस्तक प्रदर्शनी में जो पुस्तक ली गई है वो उपन्यास है, कहानी है, कविता है या बच्चों के चुटकुले भरे किताबें हैं, कौन सी प्रदर्शनी लगी है, तो तुम्हें संपूर्ण उसका वर्णन करना है। किसी प्राकृतिक दृश्य का आ गया, जैसे तुम्हें परीक्षा में पूछा जाता है कि नदी किनारे 2 घंटे, तो तुम बताओगे कि 2 घंटों में तुमने क्या देखा। नदी किनारे 2 घंटे में पंछियों की चहचहाट सुनी, या पानी की आवाज सुनी, या एक शांत वातावरण था, या फिर शोर हो रहा था। तो इस तरह जो भी दृश्य तुमने
एक नदी के किनारे देखा है, तो उस नदी के किनारे के 2 घंटों का पूरा वर्णन तुम्हें अपने वर्णनात्मक निबंध में करना है। अगला एक निबंध आता है बच्चों, चरित्रात्मक निबंध। चरित्र अर्थात इंसान, किसी व्यक्ति के बारे में बताना। इसमें वह निबंध होता है जो किसी चरित्र पर, किसी पात्र पर आधारित हो। जैसे मान लो कोई भी महान व्यक्ति हो, या किसी महान व्यक्ति के उल्लेखनीय कार्य हो, या फिर कोई व्यक्ति हो जिसकी कुछ अलग खूबियां हो। उन खूबियों पर आधारित निबंध पूछे जाते हैं तुम्हें परीक्षा में। जैसे महात्मा गांधी, या मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय गायक। इस तरह से जो तुम्हें निबंध इस विषय पर पूछे जाते हैं, उसमें किसी चरित्र के बारे में तुम्हें पूरा वर्णन करना है। और एक अंतिम जो आता है वो है कल्पनात्मक। कल्पना करना है तुम्हें। एक कल्पना कैसी होनी चाहिए बच्चों? एकदम रोचक होनी चाहिए, और ये खुद पर घटी घटना हो। जैसे जो भी तुमको विषय दिया जाए, उस विषय को खुद से सम्मिलित कर लो, खुद से उसका मेल करो। ये खुद पर घटी घटना के सहारे तुम्हें ये कल्पनात्मक निबंध लिखना है। जैसे मान लो यदि वर्षा न होती तो क्या होता। तो अब तुम सोचो कि यदि वर्षा न होती तो तुम्हारी स्थिति कैसी होती, तुम्हारे आसपास का वातावरण कैसा होता, लोगों की स्थिति कैसी हो जाती। या फिर एक विषय आ जाता है, यदि मोबाइल न होता। तो खुद को सोचो कि यदि तुम्हारे पास मोबाइल न होता तो क्या होता, कैसे तुम लोगों से संपर्क, कैसे लोग तुमसे संपर्क करते, कैसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे रुक सकते थे, महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को मोबाइल द्वारा बता सकते थे। तो इस तरह से तुम्हें इन्हीं पर कल्पना करनी है, सोचना है, और उस कल्पना के आधार पर अपना निबंध जो है लिखना है। तो इस प्रकार से बच्चों, निबंध लेखन के प्रकार में हमने 5 प्रकार देखे हैं। पहला प्रकार देखा है हमने आत्मकथनात्मक, जिसमें क्या करनी है, उसकी आत्मकथा, विषय की आत्मकथा लिखनी है। दूसरा आता है वैचारिक निबंध, जिसमें अपने विचार लिखने हैं किसी समस्या पर, किसी विषय पर। अगला आता है वर्णनात्मक निबंध, अर्थात तुम्हें वर्णन करना है विषय का। फिर आता है चरित्रात्मक निबंध, अर्थात किसी चरित्र पर तुम्हें बताना है। फिर आता है कल्पना प्रधान, जिसमें तुम्हें क्या करनी है, किसी विषय पर कल्पना करनी है, उसके आधार पर निबंध लिखना है। तो ये कुल बच्चों 5 प्रकार के हैं। इन्हीं पांचों में से परीक्षा में तुम्हें मुख्य तौर पर 3 प्रकार के पूछे जाते हैं, और 3 में से कोई एक निबंध तुम्हें लिखना होता है। इनमें से कुछ सालों का अगर तुम बोर्ड का पेपर उठाकर देखोगे, तो आत्मकथनात्मक निबंध जो है वो बच्चों आसान भी होता है और इम्पोर्टेंट भी है। ज्यादातर पेपर में मैंने देखा है कि आत्मकथनात्मक निबंध जो है पूछा गया है। वैसे मुख्य तौर पर वैचारिक, आत्मकथनात्मक और वर्णनात्मक, इन निबंधों को ज्यादा सम्मिलित किया जाता है पेपर में। तो तुम लोग जो है इनमें से कोई भी एक निबंध बहुत अच्छे से तैयार कर लो, जो तुम्हें परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला हमारा है बच्चों निबंध लेखन का प्रारंभ। कैसे हम निबंध की रचना करें, हम निबंध किस प्रकार से लिखें कि वो बहुत आसानी से और नंबर के अनुरूप भी रहे। तो निबंध लेखन का प्रारंभ बच्चों, सबसे पहले जो भी विषय तुम्हें दिया जाता है, उस विषय की भूमिका बनाओ, उस विषय की प्रस्तावना बनाओ। अर्थात जो भी विषय तुम्हें दिया गया है, उस विषय का पहले पैराग्राफ में अर्थ बताओ कि यह क्या है, इस विषय से संबंधित जो भूमिका है, उसका मुख्य भाग है, वो बताओ। या फिर तुम किसी भी निबंध को किसी कहावत से शुरू कर सकते हो, किसी लोकोक्ति से कर सकते हो, कोई वर्तमान चर्चा से कर सकते हो, किसी सुविचार से कर सकते हो, या फिर किसी प्रसंग का उल्लेख भी कर सकते हो। अगर तुम्हें अपना निबंध बहुत महत्वपूर्ण और एकदम रोचक बनाना है, तो तुम उसमें किसी कहावतों का भी प्रयोग कर सकते हो। लोकोक्ति अर्थात लोगों के द्वारा कही गई बातें, आम जनजीवन की बातें, उन्हें लोकोक्ति कहते हैं। उनसे भी कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि तुम्हें शिक्षा पर बतानी है, तो तुम अपना निबंध का प्रारंभ कर सकते हो कि इस दोहे से कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस तरह से अपना जो है निबंध का निबंध की शुरुआत कर सकते हो। तुम इंग्लिश में भी ले सकते हो, किसी कविता की पंक्ति द्वारा भी कर सकते हो, चाहे वो मराठी की हो चाहे इंग्लिश की हो, उनको हिंदी में सम्मिलित कर सकते हो। इससे तुम्हारा निबंध जो है वो और भी रोचक लगेगा और भी मजबूत लगेगा।
जैसे स्वास्थ्य से संबंधित है, तुम हेल्थ इज वेल्थ लिख सकते हो। अगर वो हिंसा या अहिंसा पर है तो अहिंसा परमो धर्म, इससे भी शुरुआत कर सकते हो। अगर जल से संबंधित है, नदी से संबंधित है, पानी से संबंधित है, तो शुरुआत कर सकते हो बच्चों की जल ही जीवन है, या जल जो न होता तो ये जग जाता जल। इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हो। या फिर आत्मज्ञान परम ज्ञान है। तो इस तरह से अगर तुम किसी कोटेशन से, किसी मुहावरों से, कविता की पंक्तियों से अगर अपने निबंध का प्रारंभ करते हो तो सचमुच तुम्हारा निबंध की जो प्रस्तावना है वो बहुत ही रोचक और पूरे नंबर तुमको उसमें मिलेंगे। अब अगला हमारा जो आता है वो है निबंध का मध्य भाग। निबंध का मध्य भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। निबंध का मध्य भाग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तुम्हारे विषय का विस्तार इन्हीं पर आधारित है। इसे तुम 4-5 परिच्छेदों में बांट सकते हो तुम्हारे अनुसार। अब निबंध के मध्य भाग में क्या होता है, जो विद्यार्थी होते हैं वो निबंध लिखते लिखते भटक सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने निबंध अपने विषय पर ध्यान देना है। जैसे विषय विस्तार 2 से 3 मुद्दों में बटा हो। तुम क्या करो, जो भी तुम्हें विषय दिया गया है उसको मुद्दों में बांट लो, टॉपिक में बांट लो, तो तुम्हें निबंध लिखना आसान हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक मुद्दे को अलग अलग परिच्छेद में लिखना है। जो भी मुद्दा तुमने लिया है, जो भी टॉपिक लिया है, उसका एक अलग अलग पैराग्राफ बनाओ बच्चों, तो वो लिखना भी आसान होगा और जो एग्जामिनर तुम्हारे पेपर को पढ़ेगा वो भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर इसमें कैसी मुद्दे बना सकते हो, जैसे कोई विषय है, उस विषय का महत्व क्या है, उस विषय से क्या लाभ है, उस विषय से क्या हानि है, उस विषय का क्या प्रभाव है, किसी की जीवनी पूरी बता सकते हो, और फिर उस जो भी समस्या अगर है तो उसका तुम उपाय बता सकते हो। तो इस तरह से तुम्हारा विषय का मध्य भाग जो है वो इन मुद्दों के सहारे आगे बढ़ सकता है। अब आते हैं सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण भाग, जो है उपसंहार, अर्थात तुम्हारा समापन। अंतिम पैराग्राफ जो तुम्हारे निबंध का होगा बच्चों, तो समापन स्वाभाविक होना चाहिए। अर्थात कोई तुम किस्सा बता रहे हो मान लो मध्य भाग में, और आते आते अचानक तुमने समापन लिख दिया, तो ऐसे नहीं, वो किस्सा तुम्हारा समाप्त होना चाहिए ऊपर। तो समापन कैसा हो, स्वाभाविक हो, संक्षिप्त हो। संक्षिप्त अर्थात वो छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं कि 20 से 30 लाइन में जो तुम्हारा समापन नहीं। उपसंहार तुम्हारे अपने विचार होते हैं जो 4 से 5 लाइनों में भी खत्म हो सकते हैं, और ये आकर्षक भी होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें कलर करना है, तुम्हारे शब्दों द्वारा उसे आकर्षक बताना है। और संपूर्ण निबंध का ये निष्कर्ष होता है, संपूर्ण निबंध का निचोड़ होता है बच्चों। जब भी तुम्हारा लिखा हुआ निबंध कोई प्रस्तावना पढ़े तो समझ जाए कि हाँ ये किस विषय पर आधारित है, और जब तुम्हारे निबंध का कोई उपसंहार पढ़े तो वो समझ जाए कि पूरे निबंध में क्या बताया गया है, अर्थात पूरे निबंध का निचोड़, पूरे निबंध का निष्कर्ष जो है वो इस उपसंहार में आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि निबंध का प्रारंभ, निबंध का मध्य भाग और निबंध का उपसंहार किस तरह से करना है। तो चलिए अब हम एक उदाहरण भी देखते हैं। यहाँ रहा है बच्चों, देखो इस उदाहरण द्वारा तुम क्या कर सकते हो, अपने मुद्दों को समझ सकते हो। जैसे यहाँ देखो बाईं तरफ कुछ मुद्दे दिए गए हैं, तुम्हारा कोई भी निबंध इन्हीं मुद्दों पर आधारित है, लेकिन वो मुद्दे जो हैं वो जरूरी नहीं कि सभी निबंध पे एक समान हो, तुम उसे विषय अनुसार बदल सकते हो। जैसे मुद्दे देखो क्या क्या दिए गए हैं, प्रस्तावना, भूमिका, जिसमें तुम जो भी विषय है उस विषय से संबंधित बातें बताना है, तुम्हें उस विषय का अर्थ बताना है। अगला आता है महत्व, जो विषय है उस विषय का तुम्हें महत्व बताना है कि उस विषय का क्या महत्व है, क्या महत्ता है उसकी। फिर प्रभाव, कि चारों तरफ पूरे समाज में या विश्व में या पर्यावरण में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर आता है लाभ, कि तुम्हें या फिर समाज को उस विषय से क्या लाभ है। हानियां, उससे क्या हानियां हो रही हैं। उपाय, अब तो कोई समस्यात्मक है तो तुम अपने उपाय भी बता सकते हो। और अंत में आता है उपसंहार, अर्थात तुम्हारे अपने विचार। तो ये तो हो गए बच्चों मुद्दे। अब हम देखते हैं कि निबंध में इन मुद्दों का उपयोग हम कैसे करें। जब भी तुम पेपर में निबंध लिखोगे तो तुम इन मुद्दों को हेडिंग के तौर पर डाल भी सकते हो,
और ऐसा भी हो सकता है कि सबसे ऊपर तुम इन मुद्दों को लिख लो, जिनके सहारे तुम नीचे अपना जो है पैराग्राफ शुरू करो, अपने निबंध को प्रारंभ करो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम इन मुद्दों को न भी लिखोगे, तुम अनुमान से अगर लिखते हो तो भी तुम्हारे नंबर कटते नहीं हैं। मुद्दों द्वारा लिखना आसान हो जाता है और विषय के अनुरूप होता है। तो एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे समाचार पत्रों की भूमिका। ये तुम्हें पेपर में पूछा जाता है कि समाचार पत्र की भूमिका, ये इस पर तुम्हें लिखना है। ये कैसा निबंध है? ये एक वैचारिक निबंध है, ये एक सामाजिक निबंध है। तो वैचारिक निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे, जैसे समाचार पत्र का अर्थ या समाचार पत्र की भूमिका। जैसे कि देखो, मैंने सबसे प्रथम लाइन में लिखा है कि समाचार पत्र का अर्थ क्या होता है, समाचार पत्र कहते किसे हैं, कि तुम पहले प्रस्तावना में बता सकते हो। तुम यहाँ पर किसी कोटेशन, कोई कविता, कोई सुविचार, कोई गीत की पहली पंक्ति भी ले सकते हो बच्चों। अगला आता है महत्व। जैसे तुम बता सकते हो कि समाचार पत्र का क्या महत्व है, इस पूरे समाज को समाचार पत्र अर्थात न्यूज़पेपर से क्या फायदा हो रहा है, क्या महत्व है उसका। अगला मुद्दा बना सकते हो कि समाचार पत्रों का प्रभाव, कि लोगों पर न्यूज़पेपर का, लोगों पर समाचार पत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या वो उसकी बातों से सहमत होते हैं या असहमत होते हैं, या उसके विज्ञापन पर होते हैं, या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक किन बातों को विशेष तौर पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है समाचार पत्रों का महत्व। अगला मुद्दा है बच्चों, समाचार पत्रों से लाभ। अब तुम बता सकते हो कि समाचार पत्रों से लोगों को क्या लाभ होता है, कि उन्हें देश दुनिया की खबर मिलती है, वो जागरूक बन सकते हैं, कहाँ पर क्या घटित हो रहा है विश्व में उन्हें जानकारी मिलती है। तो समाचार पत्रों के लाभ, ये मुद्दा ले सकते हैं। अगला उनका आ सकता है कि समाचार पत्रों के अनुचित प्रयोग से हानियां। जरूरी नहीं कि बच्चों ये जो वैचारिक निबंध होता है उसमें पक्ष और विपक्ष अर्थात लाभ और हानि तुम्हें दोनों बताना है। जैसे तुमने बताया कि समाचार पत्रों का अगर अनुचित उपयोग होता है तो उससे हानियां भी समाज को होती है, कि समाचार पत्र का जो एडिटर है, समाचार पत्र के जो लेखनकार हैं, उन्होंने जो बातें लिख दी हैं, जरूरी नहीं कि हम आंख बंद कर उन्हीं बातों को मान ले। हमें क्या करना है, जनता को या लोगों को अपने विचारों के अनुसार ही चलना है। फिर आता है उपाय, अर्थात समाचार पत्रों का दायित्व क्या है, उनके क्या उपाय हैं। इस पूरे समाज के लिए समाचार पत्र की महत्ता क्या होती है, उन्हें क्या कर्तव्य निभाने चाहिए। इस तरह से इन मुद्दों के आधार पर तुम समाचार पत्रों के भूमिका पर निबंध लिख सकते हो। और अंत में आता है उपसंहार, अर्थात तुम इसमें बता सकते हो अपने विचार कि समाचार पत्र क्या है, कैसा है और कैसा होना चाहिए। इसके बाद एक और उदाहरण मैंने लिया है बच्चों, ये आत्मकथनात्मक है। जैसे गंगा नदी की आत्मकथा। अब तुम्हें गंगा नदी की आत्मकथा पूछ ली गई है और यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं, तो जरूरी नहीं कि इन्हीं मुद्दों को, यही मुद्दे जो है इनका उपयोग करो। तुम अपने मुद्दे जो है अपने विषय अनुसार बदल सकते हो। जैसे सबसे पहले तुम्हें प्रस्तावना बतानी होगी कि गंगा नदी या फिर नदी कहते किसे हैं, और गंगा नदी की महत्ता क्या है। जैसे ये गंगा नदी क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तर भारत समतल भूमि को अगर सिंचाई से, अगर फसलों से लहलहाने वाली अगर किसी एक कारण को देखा जाए तो वो आती है हमारी गंगा नदी जो है। फिर दूसरे मुद्दे ले सकते हो कि गंगा नदी का महत्व क्या है, उनकी क्या महत्ता है, लोगों को खाने पीने, फसल, सिंचाई, कारखाने, मतलब कार्य हेतु सभी कुछ, तीर्थ, धर्म, सब कुछ जो है वो गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। तो गंगा नदी की महत्ता बता सकते हो। तीसरे पॉइंट में आ सकते हो, यहाँ पे प्रभाव बताया है। आप ये ले सकते हो कि धरती पर गंगा नदी आने की महान कथा कौन सी है। छोटी सी प्रसंग, छोटी सी कथा भी तुम अपने निबंध में सम्मिलित कर सकते हो बच्चों। जैसे धरती पर आने की महान कथा पर मुझे याद आया कि गंगा नदी धरती पर आई कैसे थी बच्चों। इस पैराग्राफ में तुम मैं जो कथा बोल रही हूँ इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि अयोध्या के राजा थे, राजा का नाम था सगर। सगर राजा जो थे वो चक्रवर्ती राजा थे बच्चों, और उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। जब उनका अंतिम अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो उन्होंने एक श्याम रंग का घोड़ा जो है, श्याम रंग का अश्व जो है उसे छोड़ा था।
और जब उन्होंने इसे छोड़ा तो इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा कि इंद्र की परिक्रमा इंद्र का जो प्रताप है वो उस सगर राजा के सामने छोटा होने लगा। इससे इंद्र डर गए और उन्होंने क्या किया, उस श्याम रंग के घोड़े को चुपके से पकड़कर कपिल मुनि थे उनके आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि जो है बच्चों, वो तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें पता नहीं चला कि तब जो है इंद्र चुपके से आकर एक अश्वमेघ घोड़ा उनके यहाँ पर बांधकर चले गए। और यहाँ पर सगर राजा है जो है वो अपने घोड़े को ढूंढने लगे। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को यह आदेश दिया कि जाओ और तुम ढूंढ के लाओ कि मेरा वो श्याम रंग का अश्व कहाँ पर है। उनके 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ है। तो उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि हाँ, कपिल मुनि जो है वो चोर हैं, उन्होंने ही हमारे घोड़े को चुराया है। कपिल मुनि को जब उन्होंने चोर से संबोधित किया तो कपिल मुनि को बहुत क्रोध आया और कपिल मुनि ने क्या किया, उन्हें श्राप दे दिया। श्राप यह दे दिया कि तुम 60 के 60,000 पुत्र जो है इसी वक्त भस्म हो जाओगे, और वो राख बन गए। इस पर राजा जो है सगर वो बहुत दुखी हुए। वो आकर कपिल मुनि से उन्होंने बहुत उपाय पूछे, उनसे बहुत विनती की, लेकिन मुनि जो है पुगले नहीं। इसके पश्चात उनका पौत्र था, राजा सगर का पौत्र था अंशुमान। अंशुमान ने बहुत विनती की और उसकी विनती से, उसकी याचना से कपिल मुनि जो है वो प्रसन्न हो गए बच्चों। और कपिल मुनि ने उपाय बताया कि मैं, ये जो तुम्हारे चाचा या जो लोग हैं, ये तभी जीवित हो सकते हैं जब तुम स्वर्ग से गंगा को लेकर नीचे आओगे। इस पर उनका पौत्र जो है अंशुमान वो बहुत प्रसन्न हुआ और वो उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन वो व्यर्थ हो गई, वो असफल रहे। फिर उनका पुत्र हुआ दिलीप। दिलीप ने भी जो है वो बहुत तपस्या की, लेकिन फिर भी जो है वो गंगा को स्वर्ग से भूलोक तक नहीं ला सके। अब आत्मकथा है तो यहाँ पर अगर मैं निबंध लिख रही हूँ तो मैं गंगा हो गई, अर्थात मैं गंगा विचलित नहीं हुई दिलीप की तपस्या से भी। फिर दिलीप भी असफल रहे। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथी। भागीरथी एक महान तपस्वी थे बच्चों। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि मैं अर्थात गंगा को जो है पिघल कर धरती पर आना ही पड़ा। इस तरह से तुम बता सकते हो कि धरती पर आने की महान कथा का छोटे छोटे कहानियों, छोटी प्रसंगों को भी अपने निबंध में दिया जा सकता है। एक और मुद्दा इसके नीचे दिया गया है, जैसे नदी का उद्गम स्थल, कि तुम बता सकते हो कि ये नदी कहाँ से आई है, कहाँ इसका उद्गम स्थल है, अर्थात ये गंगोत्री से आती है। फिर नदी की यात्रा बता सकते हो कि गंगोत्री से होते हुए हरिद्वार में आती हैं, हरिद्वार से बहते हुए गंगा प्रयाग पहुंची है, प्रयाग से काशी, काशी से पश्चिम बंगाल और फिर बंगाल की खाड़ी में जो है यहाँ समा जाती हैं। तो इस तरह से तुम नदी की यात्रा बता सकते हो और अंत में उपसंहार कि नदी जो है या गंगा नदी जो है इसकी महत्ता क्या है, या नदी का उपयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों तुम इन मुद्दों के सहारे अपने निबंध को और रोचक और अच्छा बना सकते हो। कुछ प्रकार की चर्चा करते हैं बच्चों। जैसे तुम्हें जो पूछा जाता है कि तुम्हारे किताब में कि निबंध लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे आत्मकथनात्मक में तुम्हें पूछ दिया जाएगा कि फटी पुस्तक की आत्मकथा, या फिर मैं हिमालय बोल रहा हूँ। जैसे तुम्हें फटी पुस्तक की आत्मकथा पूछ ली तो तुम लिख सकते हो शुरुआत में कि आज मैं सिसक सिसक कर पड़ी हुई हूँ। एक समय था मैं ग्रंथालय में सजी धजी पड़ी रहती थी, ज्ञान की भंडार थी। बच्चों ज्ञान कभी भी पुराना नहीं होता है। हाँ, मेरे जो पन्ने हैं, जो पेज है, वो पुराने हो सकते हैं, लेकिन मुझ पर रची गई ज्ञान जो है वो हमेशा नई बनी रहेगी। इस तरह से फटी पुस्तक की आत्मकथा का प्रारंभ किया जा सकता है। अगला आता है वैचारिक निबंध में, जैसे समाचार पत्रों की भूमिका या विज्ञान के चमत्कार, इस तरह से हम देख सकते हैं। अन्य आता है वर्णनात्मक निबंध में, जैसे ऐतिहासिक स्थल की सैर, नदी के किनारे 2 घंटे। इस तरह से यहाँ पर वैचारिक निबंध वर्णनात्मक निबंध पूछे जा सकते हैं। फिर और कुछ मुद्दा दिया गया है, जैसे चरित्रात्मक निबंध, जैसे मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय नेता। इस तरह से किसी चरित्र पर भी, हमारे नेता पे तुमको पूछा जाएगा और तुम लिख सकते हो। कल्पना प्रधान में, यदि मोबाइल न होता तो, यदि ऐनक न होती तो इस तरह से बच्चों तुम्हें निबंध पूछे जाते हैं। तुम निबंध को बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। बस तुम्हें क्या करना है,
उन मुद्दों को ध्यान रखना है। निबंध का प्रारंभ जो है किसी कोटेशन, सुविचार, लोकोक्ति, मुहावरे या कुछ भी नहीं तो तुम स्पष्ट सरल शब्दों में भी कर सकते हो। निबंध के विषय विस्तार पर भी ध्यान देना मुद्दों के आधार पर। और अंत में आता है तुम्हारा उपसंहार। उपसंहार में भी तुम बच्चों लोकोक्ति, मुहावरे इनका प्रयोग कर सकते हो। इनके सहारे तुम्हारा निबंध बड़ा ही मजबूत, सुघड़ और सुंदर लगेगा। तो इस तरह से हमारा निबंध जो है यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैडम क्वेश्चन आंसर लेना है क्या? हाँ सर, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपका स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए ना। ओके। ठीक है सर। सचिन कुमार, माइक चालू करो। तो गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर, अगर पुस्तक पे आत्मकथा है तो फटी पुस्तक पे लिखना है कि एक पुस्तक अच्छी पुस्तक पे लिखना है? नहीं, अगर सिर्फ पुस्तक पर आता है तो तुम सिर्फ पुस्तक पर लिखो। फटी पुस्तक लिखा है तो फटी हुई पुस्तक पर आत्मकथा लिखनी है। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। हाथ उठाओ बच्चों, जिसको पूछना है हाथ उठाओ। और कोई? हेलो टीचर। टीचर टीचर आप बोलो, कुछ सुनाई दे रहा है, बोलो। टीचर, आपने पहले क्या बताया था वो मैं समझ नहीं पाई। रुको, होल्ड करो। हाँ, माइक बंद करो वापस से। टीचर बाहर निकल गई है, आ रही है। पूछो अभी टीचर से, वापस पूछो। आ गई टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है, बोलो। यस टीचर, आपने पहले क्या बताया था निबंध का? पहले अर्थात क्या पूछना है, जैसे क्या जानना चाहती हो? स्टार्टिंग में क्या बताया था आपने? शुरुआत में तुम्हें निबंध किसे कहते हैं, निबंध के प्रकार, निबंध कैसे लिखना है और मुद्दों का प्रयोग कैसे करना है, इस तरह से तुमको बताया गया है। ठीक है टीचर। कोई निबंध लिखना न समझ में आ रहा हो तो वो पूछ सकते हो कि कैसे लिखना है, क्या करना है। हेलो। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग टीचर। बेटा इसका वीडियो भेज दीजिएगा। क्या कह रहे हो? पीडीएफ। हेलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही, बोलो क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। टीचर इसका लव कुमार, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। लव। हेलो टीचर, इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, भेज दूंगी बच्चों। हाँ। गुड्डू कुमार। राज, माइक चालू करो। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर, यदि ऐनक ना होता तो टीचर इस पर प्रस्तावना कैसे तैयार करेंगे? यदि ऐनक न होती तो ऐसे बोल सकते हो कि शुरुआत कर सकते हो कि आज मुझे बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन एक समय था जब मेरी आंखों से धुंधला दिखता था, लेकिन मेरे पास क्या नहीं थी, ऐनक नहीं थी। इस तरह से प्रारंभ कर सकते हो। ओके टीचर, थैंक यू। तुम किसी से प्रश्न पूछते हुए भी कर सकते हो, कोई जैसे स्पीच देते हैं, जैसे किसी को कुछ बात बताते हैं, उस तरह से भी अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हो।
ऐनक क्या होता है, ऐनक का अर्थ क्या होता है, ऐनक का महत्व क्या है, चश्मा क्या होता है, किस काम में आता है, इस तरह से मुद्दे बना सकते हो। हेलो टीचर, कितने लाइन में पैराग्राफ हम लोग बना सकते हैं, कितने पंक्ति का एक पैराग्राफ? हेलो टीचर, कितने पंक्ति का हम लोग एक पैराग्राफ बना सकते हैं? रुक जाओ बेटा, मैडम डिस्कनेक्ट हुई, रुको।